और अगर आपका सपना भी वो है जो कहते हैं ना कि हेडफोन्स को स्टेथोस्कोप में बदलना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पर उसी 24 घंटे में कोई मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर देता है। जेईई एडवांस में 10K रैंक थी। मेडिकल में तो सेलेक्ट हो ही गई, आईटी वालों की एक सीट भी खा गई। और कोई सारा समय वेस्ट हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं और फिर जीवन में दुखी होकर रिग्रेट करते हैं, काश हमने समय वेस्ट नहीं किया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च है कि अगर आप कम से कम इतना तेज बोले कि आपके कानों को सुनाई दे, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्गर टाइम तक रहती है, ज़्यादा याद रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा भले ही पड़ोसी को सुनाई दे। तो हमने समझ लिया चीज़ों को, हमने एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड कर ली, अच्छे से उसको याद कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उसे भूल जाते हैं। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक MBBS MS प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं और बायोलॉजी यानी बॉटनी प्लस जूलॉजी की फैकल्टी हूं फॉर लास्ट मोर देन 10 ईयर्स। डॉक्टर बनना एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है, ना सिर्फ एक स्टूडेंट का, मोस्टली पूरे परिवार का ड्रीम होता है। कई फैमिलीज तो ऐसी होते हैं, जिसमें मेरी भी फैमिली है, कि घर में खानदान में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं और कम से कम एक डॉक्टर बने। और इसी डॉक्टर बनने के सपने को लेकर कुछ स्टूडेंट्स क्लास 11th से जागृत हो जाते हैं और प्रिपरेशन शुरू करते हैं। कुछ क्लास 12th में, कुछ को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता और वो ड्रॉपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आप भी एक नीट ड्रॉपर हैं और अगर आपका सपना भी वो है जो कहते हैं ना कि हेडफोन्स को स्टेथोस्कोप में बदलना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी नीट 2026 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। नीट 2025 मई में हुआ था और कुछ स्टूडेंट्स ने उसके बाद ही प्रिपरेशन बैचेस ज्वाइन कर लिए होंगे जहां भी आप पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की होगी, जो बॉर्डर लाइन पर होंगे। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप एक बैच के अंदर सेट हो चुके हो, आप चाहे PW में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं और बहुत फुल फ्लेजेडली आराम से पढ़ रहे हैं, तो आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ सीखेंगे अपनी गुरु माँ से। बट मेनली जो मेरा फोकस है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने या तो अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की, वो कंफ्यूज्ड है कैसे करें क्या करें, या उन्होंने शुरू की थी मई में, जून में, लेकिन किसी कारण से उनके किलर बैकलॉग्स बन गए हैं, या मे बी वो बैच उन्होंने लेट ज्वाइन किया, 15 दिन 20 दिन, जून एंड में ज्वाइन किया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कोप अप कैसे करें, क्योंकि मार्क्स कम आते हैं जब टेस्ट होता है और वो एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन होता है। तो ये मैं उनके लिए आज स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, एक नई शुरुआत फॉर नीट ड्रॉपर्स जिन्होंने या तो प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है और या की थी बट किसी कारण से थोड़ा पिछड़ गए हैं, बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी सिलेक्शन हो सकता है? आइए चलिए हम टेक्निकली बात करते हैं। अगर मैं ये मानूं कि वीडियो आपके पास तकरीबन 10 जुलाई के आसपास पहुंच रहा है और 28 फरवरी तक भी अगर हम माने, हम 2 मंथ्स एक्सक्लूसिवली रिवीजन के लिए रख लें, तो भी टोटल 232 डेज होते हैं। और बॉटनी की स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाली हूं, तो तकरीबन 17 चैप्टर्स हैं, यानी अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो हमारे पास 14 डेज हैं पर चैप्टर। अगर हम संडे भी मान लें, थोड़ी छुट्टी भी मान लें, तो भी 10 दिन है एक चैप्टर के लिए। और कुछ कुछ चैप्टर्स तो बहुत छोटे हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, माइक्रोब्स है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, वो तो 10-10 दिन के चैप्टर्स कोई है नहीं। और जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स, मॉलिक्यूलर, यानी कुल मिलाकर ये बहुत ही ज्यादा अचीवेबल टारगेट है। यस, अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, बशर्ते अब आप तैयार हैं कि आप फिर से कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होंगे और फिर 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद फिर यही सोचेंगे कि अब मैं सिलेक्ट हो सकता हूं क्या, अब मैं शुरुआत करूं क्या, वो नहीं करना है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं आज बॉटनी सब्जेक्ट में हम कैसे नई शुरुआत कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए अगर हम आज से शुरू कर और अपना सिलेक्शन नीट 2026 में लेना चाहते हैं। देखिए एक बात समझिए, किसी के पास कभी भी समय की कमी नहीं होती। मेरा फेवरेट कोट है बहुत बचपन से, प्रॉब्लम इज नॉट इन द लैक ऑफ टाइम, क्योंकि ईश्वर ने सबको, प्रकृति ने, नेचर ने सबको 24 घंटे दिए, किसी को 1 मिनट कम या ज्यादा नहीं दिया। पर उसी 24 घंटे में कोई मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर देता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जेईई भी निकाल रहे हैं, नीट भी निकाल रहे हैं, और कोई
सारा समय वेस्ट हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं और फिर जीवन में दुखी होकर रिग्रेट करते हैं, काश हमने समय वेस्ट नहीं किया होता। तो कोई भेदभाव प्रकृति ने नहीं किया है, सबको 24 घंटे दिए हैं। प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ टाइम बट इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। हम समय वेस्ट कर देते हैं। जितने लोग मेरे साथ अग्री करें मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका समय बर्बाद कहाँ होता है। अगर आप उस डायग्नोसिस को देखो, यार मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं तो मेरी तो आदत है कि पहले डायग्नोसिस बनाती हूँ फिर ट्रीटमेंट देती हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि एक पेशेंट आया बुखार लेके तो उसको यूटीआई की भी दवा दे दो, टाइफाइड भी दे दो, मलेरिया की भी दे दो, डेंगू की भी दे दो, कुछ ना कुछ तो लगी जाएगी। नहीं, आपको सटीक डायग्नोसिस बनाना है तब आप उसका बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले डायग्नोसिस बनाओ कि क्यों मैं अभी तक सीरियस नहीं रहा, क्यों मेरा बैकलॉग बन गया, क्यों पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझसे कहाँ कमी हुई थी। उस डायग्नोसिस को बना के फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मैं अगर आपसे एक मेजर स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहले, जैसा कि नीट 2025 के पेपर में आपने देखा, वैसे तो हम टीचर्स हमेशा बोलते थे आपको पीडब्ल्यू में कि बॉटनी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पर नीट 2025 ने हमारा ये काम अब और आसान कर दिया है, क्योंकि उसने चीख चीख कर बोला है कि बॉटनी में भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। जस्ट बाय मगिंग अप एनसीईआरटी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द पेपर। अगर उस लेवल का पेपर आ गया, हो सकता है पेपर ना भी आए वैसा, बट हमें वर्स्ट हार्डेस्ट पेपर के लिए भी अब तैयार रहना है। जैसे लाइफ साइकिल्स पे आपने देखा, ब्रायोफाइट्स की, एल्गी की, टेरिडोफाइट्स की उन्होंने पूछी और बहुत प्यारे क्वेश्चंस पूछे। कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो आप गड़बड़ कर देंगे। इवन एनसीईआरटी की हेडिंग्स पे से क्वेश्चंस आ गए थे। माइक्रोब्स में उन्होंने पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाउस होल्ड या इंडस्ट्रियल, इस तरह के क्वेश्चन, जहां अगर आपको हेडिंग एग्जैक्टली नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाए थे जहां पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस भी हमें पता चली और कॉन्सेप्ट्स की भी पता चली है। तो यानी सबसे पहला काम जो हमें करना है वो होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जी हाँ, कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। कोई भी टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट आप जहां भी पढ़ें, जिनसे भी पढ़ें, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और वो कॉन्सेप्ट के बाद आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, इवन उसकी हेडिंग्स, उसकी समरी, इवन वो जो साइंटिस्ट वाला शुरू का पार्ट है, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और एनसीईआरटी ये दोनों साथ साथ चलेंगे, हाथ में हाथ डाले हुए, हैंड इन हैंड। अब हमने अच्छे से समझ लिया एक टॉपिक को पूरे फुल इंटरेस्ट के साथ, मस्ती के साथ, इंजॉयमेंट के साथ। उसके बाद हमें इसे लर्न करना होगा। वैसे तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है बेटा तो 80-90% यूं ही लर्न हो जाता है। हाँ, अगर फिर भी कुछ जगह एग्जाम्पल्स आते हैं, आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं या विदाउट ट्रिक्स या विथ ट्रिक्स, वो आपके ऊपर है। जैसे मैं जनरली ट्रिक्स टिप्स बहुत यूज करती हूँ, आप नहीं भी करते कोई बात नहीं, कुल मिलाकर आपको याद करना है। याद करने का तरीका होता है कि आप जोर जोर से बोल के याद करिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च है कि अगर आप कम से कम इतना तेज बोले कि आपके कानों को सुनाई दे, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्गर टाइम तक रहती है, ज्यादा याद रहती है। ज्यादा से ज्यादा भले ही पड़ोसी को सुनाई दे। हाँ, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो फिर आपको थोड़ी वॉल्यूम अपनी कम रखनी पड़ेगी। तो हमने अच्छे से समझा। समझने का तरीका भी ये होता है कि जब भी आप खुद पढ़ें तो एक रजिस्टर और पेन या कॉपी और पेन हमेशा साथ होना चाहिए, हवा में नहीं पढ़ना। आप ऑनलाइन भी कुछ देख रहे हो, आप साथ साथ में, जब आप खुद पढ़ोगे, एक बार तो आपने टीचर के साथ पढ़ लिया, जब आप खुद स्टडी करोगे, फिर से घर पे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो रजिस्टर पेन के साथ, जैसे खुद आप एक टीचर हो और एक स्टूडेंट को समझा रहे हो, पेन पेपर में ऐसे ऐसे कर कर समझना है। एनसीईआरटी पढ़ ली, अच्छे से जोर जोर से बोल के याद कर लिया। अब इसके बाद में आएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो डीपीपीस के फॉर्म में आपको मिलते हैं, एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें स्टेटमेंट वाइज हो गए, असर्शन रीजन हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गए, मैच द कॉलम्स हो गए, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और अब हमें थोड़े एडवांस लेवल भी करने हैं। तो बेसिक लेवल तो करना ही है, क्योंकि 90% 95% बेसिक लेवल ही आता है। पर जैसा 2025 में एनटीए ने अचानक से दे दिया था, हमें बेसिक और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चंस के लिए अब तैयार होना है। कॉन्सेप्ट सेम होता है बट प्रैक्टिस करना जरूरी है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर ली। तो हमने समझ लिया चीजों को, हमने एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड कर ली, अच्छे से उसको याद कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उसे भूल जाते हैं।
हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, हम आगे का याद करते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, या लगता है हम भूल रहे। कितनों के साथ ऐसा होता है बताइए। तो यहां पर रोल आएगा दो चीजों का, एक आएगा रिविजन का। जी हाँ स्टूडेंट्स, रिवीजन कभी भी ऐसे नहीं किया जाता कि पूरा सिलेबस होगा फिर आखिरी के 2 महीने, आखिरी के 1 महीने तब मैं रिवाइज करूंगा या करूंगी, नहीं। रिवीजन होना चाहिए साइमल्टेनियस। मैं इसके लिए एक बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी खुद पर्सनली फॉलो करती थी, एज अ स्टूडेंट भी बहुत करी है मैंने, जिसे मैं 1, 4, 7 एंड 30 स्ट्रैटेजी बोलती हूँ। यानी सपोज करिए कि आपने मंडे को जो चीज पढ़ी है, जब आप ट्यूसडे को पढ़ाई करोगे, मंडे को तो आपने घर क्लास अटेंड की, समझा, क्वेश्चन करे, जोर जोर से याद कर लिया। ट्यूसडे को जब आप ट्यूसडे वाली क्लास याद करोगे, उसके पहले आप मंडे का रिवीजन करोगे। आपको 15-20 मिनट लगेंगे करीब रिवाइज करने में। जब आप रिवाइज करोगे तो कुछ चीजें होंगी जो आपको यूं ही याद होंगी, पर जो याद नहीं है उन पे आप एक सिंगल स्टार लगा लोगे। अब आपने ये डे 1 हो गया, यानी मंडे को जिस दिन क्लास हुई है वो डे 0 है, तो नेक्स्ट डे 1 हो गया। फिर डे 2, डे 3, 2 दिन छोड़कर फिर अगले दिन आप जो स्टार मार्क वाले पॉइंट्स हैं उन्हें फिर से रिवाइज करेंगे। रेगुलर चलता जाएगा ये। वेडनेसडे को ट्यूसडे वाली क्लास करोगे, थर्सडे को वेडनेसडे वाली क्लास करोगे, और फिर वो क्लासेस 2-2 दिन बाद, वो एक सर्कुलेशन आ जाता है। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, करने में बहुत ईजी, एक हफ्ता करके देखना। अब जब आप इसको, सपोज आपने ट्यूसडे को करा था, वेडनेसडे छोड़ा, थर्सडे छोड़ा, फ्राइडे को करा, स्टार मार्क वाले पॉइंट्स, फिर ऐसा होगा कि 4-5 पॉइंट्स याद आ जाएंगे, बाकी याद नहीं आएंगे, उनको डबल स्टार लगा दोगे और उन्हें अब 7th डे पर, यानी फ्राइडे करा था, सैटरडे संडे वापस मंडे को करोगे आप, सिर्फ डबल स्टार वाले पॉइंट्स। और एक बार महीने के एंड में, इसे आप मंथ एंड बना लो, उस महीने के एंड में जितने भी डबल स्टार मार्क पॉइंट्स हैं वो आपने कर लिए। ऑफ कोर्स जब आप स्टार मार्क लगाओगे तो उसको याद भी करना है ना, जो भूल रहे हो उसको फिर से याद करा, फिर जब रिवाइज करा उसमें से 70% याद आया, जो नहीं आया उसे डबल स्टार मार्क किया, उसे फिर से याद करा उस दिन। पहले दिन आपको 20 मिनट लगेंगे रिवीजन को, अगली बार आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको 4-5 मिनट ही लगेंगे। यहाँ तो पता पड़ा 2-4-5 मिनट में पूरा पूरा आपका फटाफट रिवाइज हो रहा है। इससे कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो रहा है कि हाँ यार मुझे याद आ रही हैं चीजें। और फिर भी अगर कुछ भूल रहे हो, सब कुछ 4-4 बार रिवाइज कर लिया, फिर भी एक आध पॉइंट होता है कुछ कुछ चैप्टर में जो कितने ही याद करो याद नहीं रहता, तो उसे आप एक अलग से एक रजिस्टर बना लो, उसके अंदर डाल दो, और ये आपके वो पॉइंट्स होंगे जो फाइनली आप नीट के लास्ट मंथ में यूज करेंगे। एक बात ध्यान रखो, रिवीजन की तैयारी डे 1 से शुरू कर देते हैं, आखिरी महीने में क्या पढ़ना, इतने मोटे मोटे रजिस्टर सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो एक तो हम साइमल्टेनियस रिविजन्स करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होंगे रेगुलर टेस्ट। रिवीजन में एक चीज आपकी और बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, मैं पर्टिकुलरली जो करती हूं वो है समरी लेक्चर्स एंड पॉडकास्ट। हम टीचर्स समरी लेक्चर और पॉडकास्ट आपको देते हैं। समरी लेक्चर से थोड़ा सा डिटेल्ड, और पॉडकास्ट में और भी कम, बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी 10-10, 15-15 मिनट में आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी पढ़ने का मन नहीं है, संडे का टाइम है, फटाक से वो पॉडकास्ट सुना और बस पूरा चैप्टर रिवाइज। 20 मिनट का पॉडकास्ट था, 1.5, 1.6 की स्पीड पे लगाया, 5-7 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज, 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज। इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और एक ही चीज बार बार जब मेमोरी में जाती है तो वो हमें नीट के एग्जाम में देखते ही याद आती है, क्योंकि यहां पर खेल स्पीड प्लस एक्यूरेसी का होने वाला है। आपको जल्दी भी सॉल्व करना है, क्योंकि 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस हैं, और सही भी सॉल्व करना है। उसके लिए जरूरी है कि काफी चीजें ऐसी हों जो देखते ही याद आ जाए, देखते ही आप सही लगा दें, ताकि बाकी कैलकुलेशंस वाले में आप ज्यादा टाइम दे पाए। तो खैर ये सारी बात हो गई हमारे रिवीजन की। अब हमें टेस्ट रेगुलर देने हैं, और प्लस इसका करना है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट, काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है पता नहीं कौन से पिछले जन्म का बदला निकालते हैं, घर वालों के पास भी नंबर पहुंचा देते हैं, उनकी डांट अलग पड़ती है। पर बेटा अगर हम टेस्ट नहीं देंगे, हम अपनी ही एक दुनिया में रहेंगे, एक स्वप्न लोक में रहेंगे, हमें लगेगा हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, जबकि शायद ऐसा नहीं है। तो ऑल इंडिया में हमारी क्या रैंकिंग है, हमने जितना पढ़ा है उसमें से हमें कितना आता है। कभी आप खुश होंगे जब नंबर आएंगे, कभी आप थोड़ा दुखी होंगे, कभी टाइम वेस्ट किया होगा तो उसका थोड़ा गिल्ट आएगा। ये सब हमें मोटिवेट करता है हमारी रेगुलर स्टडीज के लिए। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको एक मिस्टेक रजिस्टर भी अपना बनाना होगा।
जिसमें आप जो जो टेस्ट में गलतियां कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसे भी करेंगे। टेस्ट एनालिसिस अलग से कभी और सीखेंगे। पीडब्ल्यू का जो ऐप है pw.live टेस्ट के लिए, जो टेस्ट सीरीज या जो भी आप टेस्ट देते हैं, उसमें एक बड़ा अच्छा फीचर मुझे लगा है कि आप अपने अच्छे क्वेश्चंस को बुक मार्क भी कर सकते हो। भाई नीट तक मान लो मैंने 500 टेस्ट दे दिए और 500 टेस्ट में मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 180 इतने क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो हो सकता है हर टेस्ट में 5-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थे, जो मैं आगे भी रिवाइज करना चाहती हूँ। अब क्वेश्चंस लिखने में तो देखो यार बहुत जोर भी बहुत आता है और सच बताऊं वो 2-4-5 बार लिखोगे फिर उसके बाद कोई नहीं लिखता है और टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि ड्रॉपर हैं अपन, एक ही साल है, सब कुछ पढ़ना है अपने को। तो बुक मार्क करके रख लो उनको, तो वो आपकी एक ऑनलाइन एक तरह से लाइब्रेरी बन जाएगी और बस उन्हीं क्वेश्चंस को आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो वो फीचर मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा था। तो हम अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, एनसीईआरटी कर ली, जोर जोर से याद कर लिया, हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए, बेसिक कर लिए, एडवांस जिसे कट्टर डीपीपी बोलते हैं वो कर लिया, इस तरह से रिवीजन कर लिया, रेगुलर टेस्ट कर लिया। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी बहुत काम आते हैं, जिसे मैं इम्यूनिटी बूस्टर कहती हूँ और अपनी क्लास में देती हूँ, है ना। या आप खुद भी अपना बना सकते हो, या नहीं भी है तो आप अपने नोट से ही रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ अंडरस्टैंडिंग, केवल रटना नहीं है, क्योंकि कभी कभी एज इट इज और कभी कभी हल्का सा घुमाकर पूछते हैं। बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर मान लो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पीवाईक्यू है, तो आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों रिवाइज करना है जब वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस बार साइक्लिक आया, अगली बार नॉन साइक्लिक आया, तो पूरा टॉपिक करना है। अब आप कहोगे बिल्कुल मैम हम तैयार हैं, पहले दिन सब तैयार होते हैं, हम तो एम्स दिल्ली जाएंगे, किसी से भी पूछो उसके नीचे कोई बच्चा बात ही नहीं करता। पर दिक्कत ये है कि ये सब कुछ आपको 232 डेज तो ये है 232 और प्लस 31 डेज मार्च के, 30 डेज अप्रैल के, कम से कम है ना, 3-4-5 मई को भी अगर पेपर हुआ, कितना हो गया भाई 61, यानी 293 डेज तक करना है, हर दिन करना है। और यहां डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ के ऊपर और कट ऑफ के नीचे में, क्योंकि आपको ये काम रोज करना है और उसके लिए रोल आता है मेरे प्यारे नादान परिंदों एम्स का। मैं इसे कहती हूं एम्स। ये एम्स अगर होगा तो आप पहुंचेंगे एम्स तक। एक डबल आई एक्स्ट्रा है, यानी एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का, इनर मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आपके अंदर मानसिक रूप से क्षमता नहीं है तो आप इसे कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे, पूरे उत्साह के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निरंतरता के साथ नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी होता है आपके टीचर्स का रोल, आपकी जो फैकल्टीज हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, जिन्हें आप दीदी कहते हैं, कभी भैया कहते हैं, कभी भाई कहते हैं, कभी गुरुमा कहते हैं, हम मेंटोर्स का रोल आता है। इसके बाद इसमें रोल आता है, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली तो है, बट बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे अपने टीचर से और ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, अपने गुरुओं से और ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और इसके बाद आएगा 4x4 टेक्निक, जो मैं आपको सिखाती हूँ, मेडिटेशन, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा हम सब आपको केवल मोटिवेट कर सकते हैं, हमारा मोटिवेशन आधा घंटा 1 घंटा चलेगा, पर अंदर एक इनर कंपास होना चाहिए जो आपको सही राइट डायरेक्शन में रखे। आपका कनेक्शन होना चाहिए उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, आपके इष्ट के साथ, आपके ईश्वर के साथ, अगर नास्तिक हो तो उस नेचर के साथ, उस हायर पावर के साथ, जो आपको हर पल गाइड करेगा और आपको कंट्रोल रखेगा, आपके माइंड को कंट्रोल रखेगा, किस बात को कितना लेना है। छोटे से झगड़े पे 2-2 दिन निकाल दिए, बैकलॉग हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दोस्त से झगड़ा हुआ था, अरे ऐसे दोस्त का क्या काम, उसको फेंको जिंदगी से बाहर निकाल कर। प्रायोरिटीज ही नहीं सेट कर पाते, चाहते हुए भी टाइम वेस्ट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता रील देखना कब शुरू करते हैं, हर रील के बाद खुद को कोस रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उंगली रुकी नहीं रही है, 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला।
होता है कभी ऐसा? चाहते हैं, हर स्टूडेंट चाहता है पढ़ना। ऐसा कौन बच्चा है बताओ जो बैच ज्वाइन कर रहा है कोई भी और कहता है कि नहीं मैं तो इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं है। अगर उसको पढ़ना ही नहीं होगा तो वो क्यों करेगा? एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन इन लाइफ, सक्सीड इन लाइफ, लिव अ गुड लाइफ, बट वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। इनर स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही आपको आगे लेकर जाएगी। हम सब इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, पर वो सब हीलियम के गुब्बारे की तरह, थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। आपके अंदर की क्षमता, अपने इष्ट से जुड़ना, 10-10 मिनट सुबह शाम नाम जप करना, प्लान्ड वे में स्टडीज करना, और उसके लिए जो मैं हमेशा सिखाती हूं, एक जागृति डायरी बनाओ, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू लिस्ट बनाओ। जिन भी टीचर्स से आप पढ़ेंगे आप उनको टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर रोज भेजिए। भले ही वो आपको आंसर नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, पर आपके पास एक मोटिवेशन होगा कि मैं गुरु माँ को भेज रहा हूँ। अगले दिन नई लिस्ट भेजो अगले दिन की, और ये बताओ ये लिस्ट कितना % कंप्लीट हुई। 70 हुई तो बाकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर आपने अनप्लान्ड स्टडीज करी बेटा, तो कभी तो हो सकता है आप 20-20 घंटे पढ़ लें, 18 घंटे पढ़ लें, 16 घंटे पढ़ लें, और कभी पता पड़ा आप 2 घंटे भी नहीं पढ़े, बुक लेके सामने बैठे थे एंड फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है। घंटे की बात नहीं है, रेगुलरली स्टडीज करनी है, क्वालिटी स्टडीज करनी है, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो कभी आपकी सेल्फ स्टडी 6 आवर्स में भी कंप्लीट हो जाएगा, किसी दिन 7 घंटे लगेंगे, किसी दिन 5 घंटे भी लग सकते हैं, पर रेगुलर स्टडीज होनी चाहिए, क्वालिटी स्टडीज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो होमवर्क्स हम लोग देंगे आपको, ताकि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे, आपको पता रहे क्या करना है मुझे अब क्लास खत्म होने के बाद, इन सब का बहुत रोल होता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि इट इज नॉट एट ऑल टू लेट। आई वुड से दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं हुआ है, हमारे पास बहुत समय है, बट अगर हमने उसे अभी से सही तरीके से पढ़ना शुरू करा। सो आई जस्ट विश कि आपका वो सपना कि हेडफोन्स को स्टेथोस्कोप में कन्वर्ट कर दें, वो जल्दी ही पूरा हो, और आप लोग भी अपने फैमिलीज का नाम ऊपर करें, उनका स्तर ऊपर उठाएं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली भी प्राउड फील करें, और अगले साल आप भी हमारे पास रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए, हमसे मिलने आए। आप जहां भी पढ़ें बेटा, आप चाहे PW से पढ़ने वाले हैं, कहीं और पढ़ने वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अब पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, और इससे वो ये कुछ कुछ लेसन्स लेकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आपकी गुरु माँ की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू। बाय एवरीवन।